गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेटर एनरोल ऐप पे। तो जितने भी बच्चों ने सीईटी बैच में एनरोल किया है, सारे के सारे बच्चे लाइव आ चुके होंगे और उम्मीद करता हूं कि मेरी जो ऑडियो वीडियो है एकदम परफेक्ट है, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीईटी बैच आप सभी जानते हैं, बेटर एनरोल के ऊपर सबसे पहला बैच आप लोगों के लिए सबसे कम कॉस्ट में अनाउंस किया गया है, जिसकी कॉस्ट 799 है। और 799 में इतनी बेहतरीन टीम आप लोगों को मिल रही है, उसी टीम का मैं पार्ट हूं। और इस सीईटी बैच के अंतर्गत मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी के साथ डील करने वाला हूं। तो बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, साथ के साथ हम स्टैटिक जीके भी चला के चलेंगे। तो आज मैं जो शुरुआत करूंगा वो ज्योग्राफी से शुरुआत करूंगा। ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, बिल्कुल बेसिक सी बातों से इसे हम शुरू करेंगे। और आपके दिमाग में कभी भी मुश्किल वर्ड आना नहीं चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो सबसे पहले बच्चों उसको सीखने की ललक, सीखने की आपकी एक चाहत होनी चाहिए। और जिसे सीखने की चाहत होती है वो अक्सर सीख लिया जाता है। लेकिन यदि दिमाग में बात बैठी रहेगी कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, ये आसान सब्जेक्ट है, तो बच्चों मुश्किल कुछ नहीं होता। जहां तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे वो सारी की सारी बातें अपनी आसान ही होती है। और जिसको हम दूर से देखते रहेंगे, उसकी तरफ चलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो वो आपको क्या लगेगा? मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो मेरा नाम है संदीप सिवाच और आप लोगों के साथ यहां पर मैं ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के साथ डील करने वाला हूं। तो आज हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी की। किसकी? ज्योग्राफी की। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे। जहां पर भी कोई इशू आए, जो बात समझ में ना आए, वो मेरे से आप पूछते रहिएगा। ज्योग्राफी मेरे बच्चों जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर भूगोल बोलते हैं। स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट एक बार इस ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि ये ज्योग्राफी जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये ज्योग्राफी आया कहाँ से है। यदि ये ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे। इस ज्योग्राफी शब्द को देने वाला इंसान सबसे पहले कौन था। इस ज्योग्राफी के अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, क्या ज्योग्राफी है और कितना ये बड़ा सब्जेक्ट है, किस तरीके से इतने बड़े सब्जेक्ट को हम आसानी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो 10 से 15 मिनट इसके बारे में बेसिक सी बातें करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो शब्द मैंने लिखा ज्योग्राफी, और आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा, यदि मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये शब्द ज्योग्राफी आपको कौन सी भाषा का लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। मेरे बच्चों ये इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का सर? ग्रीक भाषा का। बच्चों ये जो ग्रीक है इसको हम हिंदी में बोलते हैं यूनानी। कौन सी भाषा बोलते हैं सर? यूनानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, आप बोलेंगे वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यूनानी भाषा से लिया गया है। अब आप बोलोगे कि सर ये यूनानी भाषा कौन सी है। यूनानी जो भाषा है मेरे बच्चों, ये यूनान देश के अंदर बोले जाने वाली भाषा है। यूनान देश के अंदर बोले जाने वाली भाषा है। अब ये यूनान देश की पहचान कराऊं तो मेरे बच्चों इसकी जो कैपिटल है वो एथेंस है। इसकी जो कैपिटल है वो एथेंस है। और हम बात करें इस यूनान देश की, तो मेरे बच्चों ये यूनान देश यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक है, यदि मैं इस देश की आपको और पहचान कराऊं तो आप लोगों ने सुने होंगे ओलंपिक खेल, जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़े खेल हैं अपने देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। तो विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े खेल ओलंपिक सबसे पहले इसी यूरोप महाद्वीप के देश यूनान और इसकी राजधानी एथेंस के पास एक शहर पड़ता है ओलंपिया। इसी ओलंपिया में ये सबसे पहले 776 बीसी खेले गए थे। 776 ईसा पूर्व सबसे पहले इन बड़े और
पुराने खेलों का आयोजन पहली बार ओलंपिया नामक शहर में हुआ था और ये ओलंपिया नामक शहर में खेले जाने के कारण ही क्या कहलाते हैं, ओलंपिक कहलाते हैं। आप और मैं सारे के सारे इन गेमों को ओलंपिक चिल्लाते हैं। हम प्यारे बच्चों इन्हें क्यों ओलंपिक बोलते हैं? क्योंकि ये गेम सबसे पहले 776 ईसा पूर्व ओलंपिया नामक शहर में खेले गए थे। ये ओलंपिया नामक शहर एथेंस के नजदीक है। एथेंस कैपिटल है यूनान की। यूनान कंट्री है यूरोप महाद्वीप का, और यूरोप महाद्वीप के इस यूनान देश के अंदर रहने वाले लोग जिस भाषा को बोलेंगे वो भाषा क्या कहलाएगी, यूनानी, जिसे हम क्या बोल देंगे, ग्रीक। और ग्रीक भाषा से ही निकला है ये आपको इंग्लिश में नजर आने वाला वर्ड ज्योग्राफी। मेरे बच्चों ये जो इंग्लिश भाषा के शब्द आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तो ये इंग्लिश भाषा के जो शब्द हैं ये इंग्लिश के नहीं होते, क्योंकि इंग्लिश भाषा को पैदा करने वाली दो भाषाएं हैं। तो जो भी आपको शब्द इंग्लिश लैंग्वेज का लगेगा या तो बच्चों वो ग्रीक लैंग्वेज का होगा या वास्तव में वो लैटिन लैंग्वेज का होगा। ग्रीक और लैटिन यही दो भाषाएं हैं जिन्होंने मिलकर एक तीसरी भाषा को जन्म दिया, और उस तीसरी भाषा को हम इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। बच्चों ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जियो प्लस ग्राफिया। जियो प्लस ग्राफिया, और जियो प्लस ग्राफिया से ही मिलकर बना है ये ज्योग्राफी। बच्चों ग्राफिया शब्द जो है इसका अर्थ होता है किसी भी चीज के बारे में बताना, और किसी भी चीज के बारे में बताना क्या कहलाएगा, वर्णन करना कहलाएगा। वर्णन करना, या हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं सर, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन। बच्चों ग्राफिया का अर्थ यदि वर्णन करना है तो यह वर्णन किसका करेगा, आगे वाले शब्द का। तो आगे आया हुआ शब्द क्या है, जियो, और जियो जो शब्द है वो हमें बताता है यहाँ पर किसके बारे में, भू के बारे में। भू का मतलब यहाँ क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। तो ये जो ज्योग्राफी शब्द हम पढ़ रहे हैं, इस ज्योग्राफी शब्द का वास्तव में यदि आपसे कोई अर्थ पूछ ले तो ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। यदि आपसे कोई ज्योग्राफी शब्द का अर्थ पूछ ले कि ज्योग्राफी शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, जिसे हम हिंदी में भूगोल बोलते हैं, तो आप लोगों को बोलना है कि ज्योग्राफी जो है ये एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ है। एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का वर्णन है, और पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। मेरे बच्चों पृथ्वी का अध्ययन ज्योग्राफी नहीं कहलाता, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान। और जियोलॉजी और ज्योग्राफी में बड़ा अंतर होता है, अभी मैं आपको अंतर भी बताऊंगा। जियोलॉजी जो होगा ये स्टडी ऑफ अर्थ होगा, ये स्टडी ऑफ अर्थ होगा, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन होगा। मेरे बच्चों पृथ्वी का अध्ययन करना और पृथ्वी का वर्णन करना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम अर्थ की स्टडी करेंगे, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो हमें पृथ्वी से बाहर नहीं निकलना होता है, या तो हम पृथ्वी के सरफेस भाग के ऊपर जो भी बातें हमें नजर आएंगी उनके बारे में हम जिक्र करेंगे, या हम पृथ्वी के गर्भ में जाएंगे, पृथ्वी की गहराई में जाएंगे। तो जब भी हम जियोलॉजी की बात करेंगे तो आपको सिर्फ पृथ्वी के ऊपर रहना होता है, आपको पृथ्वी को छोड़ के नहीं जाना होता। तो तमाम पृथ्वी की सारी जो बातें हैं बच्चों वो जियोलॉजी में पढ़ी जाएंगी। लेकिन जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी का मतलब क्या है, इस ज्योग्राफी में हम पृथ्वी को तो पढ़ेंगे, पृथ्वी की गहराई के अंदर भी जाएंगे, पृथ्वी के सरफेस भाग के ऊपर भी घूमेंगे, साथ के साथ अपनी इस पृथ्वी का संबंध जिस भी चीज के साथ होगा उस संबंध वाली चीज को भी हम कहां पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि सूर्य आप लोगों ने सुना होगा, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी आती है। बच्चों ये जो सूर्य है इसके साथ हमारी पृथ्वी का संबंध
संबंध है या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल है सर। जब हमारी पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तभी तो हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, तभी तो हम अपना बर्थडे मनाते हैं, उसी को एक साल बोलते हैं। तो साल का मतलब क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य के साथ तो हमारी पृथ्वी का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ये जो प्रकाश आता है, ये जो ऊर्जा आती है, ये जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, ये किससे प्राप्त होती है? सूर्य से ही प्राप्त होती है। हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें आपको नजर आएंगी, कोई भी चीज आप अपने दिमाग के अंदर सोच लीजिएगा, यदि वो पृथ्वी के ऊपर है तो वो पृथ्वी की खुद की है। सिर्फ एक चीज पृथ्वी ने मेरे बच्चों कर्ज के रूप में ली है, और वो है प्रकाश, वो है ऊर्जा, वो है तापमान। और ये कर्जा जो है बच्चों हम कभी नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि ये जो कर्जा है ये हमने ले रखा है एनर्जी के रूप में भगवान सूर्य से। किससे? सूर्य से। ध्यान रखेंगे। तो बच्चों पृथ्वी का संबंध सूर्य के साथ है, और सूर्य के साथ है तो सूर्य का जो परिवार होगा, जिसके अंतर्गत अन्य बहुत सारे आकाशीय पिंड आएंगे, तो वो सूर्य का पूरा परिवार सोलर सिस्टम कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। तो सौर मंडल को हम कहां पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों शब्दों के अंदर डिफरेंस होता है। ज्योग्राफी का मतलब है पृथ्वी, और पृथ्वी का संबंध सामने वाली जिस भी वस्तु के साथ होगा उसको हम कहां पढ़ सकते हैं? उसको हम मेरे बच्चों इस ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अकेले पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, सिर्फ पृथ्वी की बातों को हमें ध्यान रखना, वो क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी में बड़ा कौन होगा, तो सीधी सी बात है ज्योग्राफी होगा, क्योंकि इस ज्योग्राफी में हमें पृथ्वी तो पढ़नी है, पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के साथ अन्य जो आकाशीय पिंडों का संबंध होगा बच्चों, वो तमाम बातें हमें इस ज्योग्राफी में पढ़नी है। ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं। अब मेरे बच्चों देखिएगा कि ये जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, और इस ज्योग्राफी का अर्थ है मेरे बच्चों पृथ्वी का वर्णन करना। इस जियो शब्द को जो जोड़ा गया है इस शब्द में, इसका अर्थ ही पृथ्वी है, इसका अर्थ ही मेरे प्यारे बच्चों भू है। तो आपसे मैं पूछूं कि इसके आगे इस पृथ्वी को क्यों रखा गया, ये जियो वर्ड क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में सबसे पहले जो अध्ययन किया गया मेरे बच्चों, वो पृथ्वी का किया गया। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले अध्ययन इस विषय में किसका किया गया, सबसे पहले जो अध्ययन किया गया मेरे बच्चों, वो पृथ्वी का ही किया गया। ठीक है। और इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए एक इंसान सामने आया, और उस इंसान का नाम है हिकेटियस। इस इंसान का नाम क्या है? हिकेटियस। बच्चों हिकेटियस ने पृथ्वी के बारे में अच्छे तरीके से बातों का वर्णन करने के लिए एक किताब लिखी। हिकेटियस ने क्या लिखी सर? एक किताब लिखी, और इस किताब का जो नाम है वो है जस प्रियोडस। जस प्रियोडस। ठीक है। जस प्रियोडस जो ये शब्द है मेरे बच्चों, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यही तो दिक्कत है कि हमें इस जस प्रियोडस शब्द के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने कभी ग्रीक लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। तो इस जस प्रियोडस शब्द का अर्थ यदि हमें निकालना हो तो हमें इस ग्रीक भाषा के वर्ड को हिंदी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हिंदी के अंदर इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी का वर्णन, तो जस प्रियोडस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा आज तक हमने पढ़ी नहीं। तो जिस भी भाषा को हमने नहीं पढ़ा होगा, यदि उस भाषा के शब्द हमारे सामने आएंगे तो बच्चों वो हमें अटपटे लगेंगे, लेकिन उन अटपटे शब्दों को छोड़ेंगे थोड़ी, उनका अर्थ समझेंगे। उस ग्रीक भाषा के शब्द को हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, और हिंदी के अंदर हम बात करें तो मेरे बच्चों इसका अर्थ क्या होगा सर? पृथ्वी का वर्णन होगा। ठीक है। तो जस प्रियोडस नामक जो ये पुस्तक है, ये आपकी लिखी गई थी कितने पार्ट में सर? 2 पार्ट में। ठीक है। इसका जो पहला भाग है बच्चों, और इसका यहां पे सेकंड पार्ट, तो ये कितने पार्ट में लिखी गई थी सर? ये 2 पार्ट में लिखी गई थी। पहले पार्ट के अंदर यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया,
यूरोप कॉन्टिनेंट का मतलब है यूरोप महाद्वीप। तो पृथ्वी के ऊपर जो 7 महाद्वीप है, उन 7 में सबसे पहले वर्णन इस किताब के अंदर कौन से महाद्वीप का किया गया? यूरोप महाद्वीप का। अब यूरोप महाद्वीप का वर्णन सबसे पहले हिकेटियस ने इस पुस्तक में क्यों किया? क्योंकि मेरे बच्चों ये कौन से देश का रहने वाला था? यूनान देश का रहने वाला था। यूनान देश यूरोप महाद्वीप का देश है। तो इंसान सबसे पहले जब चीजों का वर्णन करेगा तो वो अपनी जमीन का वर्णन सबसे पहले करेगा, दूसरे की जमीन का वर्णन बाद में करेगा। ठीक है, तो पहला जो पार्ट होगा मेरे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये यूरोप महाद्वीप का क्या है? वर्णन किया गया। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट के अंदर इसने वर्णन किया किसका? एक तो एशिया कॉन्टिनेंट का, और एशिया के साथ साथ एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। एक एशिया कॉन्टिनेंट का और एशिया के साथ साथ एक मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। एशिया व अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन किया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप के अंदर इसने सबसे पहले किन जमीनों का वर्णन किया, तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले इसने मेरे बच्चों एक तो अपने देश इंडिया का वर्णन किया, और इंडिया के साथ साथ एक मेरे बच्चों ईरान देश का वर्णन किया। ठीक है, ईरान देश का वर्णन किया। तो ये जो किताब लिखी गई थी जस प्रियडस पुस्तक, इसी किताब के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले हिकेटियस ने बताया था कि इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी सजीव और किसी भी निर्जीव के रहने के लिए सिर्फ 2 सेगमेंट बने हुए हैं, और वो 2 सेगमेंट एक सतल है, एक जल है। और इस सतल भाग को हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों 29%, तो बाकी बचा हुआ पृथ्वी के ऊपर 71% जो है वो आपको जल ही जल नजर आएगा। तो सबसे पहले हिकेटियस ने इस जस प्रियडस पुस्तक के माध्यम से दुनिया को बताया था कि इस पृथ्वी के ऊपर एक जमीनी भाग है छोटा सा, जिसे हम यहाँ पर सतल बोलेंगे, और ये छोटा सा जमीनी भाग एक बड़ी मात्रा में जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और उसे हम क्या बोल देंगे? जल बोल देंगे। ये सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर सतल और जल के बारे में बताने वाला इंसान कौन था? हिकेटियस था। कौन था? हिकेटियस। मेरे प्यारे बच्चों, जब लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो लोगों ने फिर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों का काम क्या है? लोगों का काम है क्वेश्चन उठाना। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका काम क्या है? आपका काम है एक तो पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने चाहिए, और वो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेंगे वो 3 प्रकार के ही क्वेश्चन उठेंगे। बच्चों, जब भी मैं आपको कोई चीज बताता हूं तो आपके दिमाग में ये 3 क्वेश्चन उठेंगे उस चीज को समझने के लिए। कब, क्यों, कैसे। कब, क्यों, कैसे। ठीक है, ये वो 3 क्वेश्चन है जो हर सीखने वाले बच्चे के दिमाग में उठने ही उठने चाहिए। जिस बच्चे के दिमाग में ये 3 क्वेश्चन नहीं उठ रहे, इसका मतलब उसकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रही है। वो सिर्फ उतनी ही बातें सीख पा रहा है जितना सामने वाला बता पा रहा है। ठीक है, लेकिन जितना सामने वाला बताता है उसके अलावा भी हमें कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है खुद के दिमाग से। और खुद के दिमाग से कैसे सोचोगे? जो सामने वाला पढ़ाता है उसके बारे में और अच्छी जानकारी लेने के लिए आपको अपने दिमाग के अंदर ये 3 क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, कब, क्यों, कैसे। तो लोगों ने जब इस जस प्रियडस नाम की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब, जो आप जमीन और पानी बताते हो इस पृथ्वी के ऊपर, हमें ये और बता दीजिएगा कि ये कब आए पृथ्वी के ऊपर, ये क्यों आए पृथ्वी के ऊपर, ये कैसे आए पृथ्वी के ऊपर। जब कब, क्यों, कैसे इस सतल और जल वाले भाग को लेकर हिकेटियस से क्वेश्चन पूछे गए तो मेरे बच्चों हिकेटियस इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाया था, और आंसर नहीं दे पाया तो जनता ने हिकेटियस को वहीं पे दबा दिया। आगे चल के हिकेटियस ने कोई बड़ी महारत प्यारे बच्चों ज्योग्राफी के अंदर हासिल नहीं की, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जमीन और जल वाले भाग बताए जाने के कारण इसे हम संज्ञा देते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी की। किसकी संज्ञा देते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी की। फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को सर फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। हम बात करें कि ये तो कब और क्यों कैसे इस प्रकार के आंसर जमीन और जल के लेकर नहीं दे पाया था, लेकिन लोगों के उन क्वेश्चनों के आंसरों को बच्चों देने का काम किया था इसी के देश के रहने वाले एक और विद्वान ने। नाम है उसका इराटोस्थनीज।
इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो था ये भी बच्चों एक यूनानी विद्वान था। कौन सा विद्वान था? ये भी एक आपका यूनानी विद्वान था, ठीक है। और इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जो लोग कब क्यों कैसे कर रहे थे जमीन और पानी के क्वेश्चनों को लेकर बच्चों, उन क्वेश्चनों के आंसर देने का काम जब इसने किया तो लोगों ने बोला कि यही वो इंसान है जो हमें ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझाएगा, और इसको संज्ञा दे दी गई फादर ऑफ सिस्टेमेटिकल ज्योग्राफी की। व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का क्या कहा जाता है इन्हें? पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ सिस्टेमेटिकल ज्योग्राफी। व्यवस्थित भूगोल का मतलब क्या है? क्योंकि इस सब्जेक्ट को जो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के रूप में, ये एक सिस्टेमेटिक सब्जेक्ट है मेरे बच्चों। यहाँ पर हमें बीच बीच में से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बल्कि एक सीक्वेंस में चीजों को कवर करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं कि महीना क्या होता है, तुम बोल दोगे कि सर महीना 31 दिन का होता है, 30 दिन का भी होता है, सर 28 दिन का भी एक महीना होता है, और लीप के बाद वही महीना 29 दिन का भी हो जाता है। सर ये मेरे बच्चों महीने की डेफिनेशन नहीं होती। और सबसे पहले हमें महीना नहीं पढ़ना पड़ेगा, महीने से पहले हमें दिन पढ़ना पड़ेगा। और दिन होता क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिन की डेफिनेशन ये नहीं होती कि सूर्य के प्रकाश को हम दिन बोल देते हैं और जब प्रकाश चला जाता है उसे रात बोल देते हैं। मेरे बच्चों दिन और रात अलग अलग नहीं होते, सिर्फ दिन ही होता है। और उस दिन के अंदर हमने दो सेगमेंट बना लिए, उस दिन के अंदर हमने दो सेगमेंट, एक प्रकाश का बना लिया और एक हमने अंधेरे का बना लिया। अंधेरे वाले सेगमेंट को हमने रात बोलना शुरू कर दिया, वरना रात नहीं होती, सिर्फ दिन ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि दिन ही होता है तभी तो हम बोलते हैं कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, वरना तो हमें यह बोलना चाहिए कि एक दिन के अंदर 12 घंटे होते हैं और फिर रात को 12 घंटे होते हैं। रात नहीं होती है बच्चों, दिन होता है। और दिन की डेफिनेशन होती है क्या? कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेना क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर जब एक चक्कर पूरा करेगी तो वो 360 डिग्री घूम जाएगी, और पृथ्वी का अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाना एक दिन की डेफिनेशन होती है। क्या होती है? एक दिन की डेफिनेशन। इसीलिए तुम बोलते हो कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो महीने से पहले हमें दिन पढ़ना पड़ेगा। दिन जो है वो घंटों से बनता है, उसके अंदर हम 24 घंटे मान के चलते हैं, वास्तव में वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। तो 24 घंटे इज इक्वल टू मेरे बच्चों एक दिन होता है। तो मैं आप लोगों से घंटे की डेफिनेशन पूछूं कि घंटा क्या होता है, तो कई बच्चे तो दिमाग में लेके आएंगे कि सर घंटा तो घंटा होता है। घंटा घंटा नहीं होता मेरे बच्चों, घंटे की भी डेफिनेशन होती है पृथ्वी का अपने अक्ष पे 15 डिग्री घूम जाना। पृथ्वी का अपने अक्ष पे 15 डिग्री घूम जाना क्या कहलाएगा? एक घंटा कहलाएगा। घंटे का निर्माण होता है मिनटों से, मिनट की भी डेफिनेशन होती है। मिनटों का निर्माण होता है सेकंड से, सेकंड की भी डेफिनेशन होती है। हमें इस ज्योग्राफी के अंदर ऐसे ही चीजों को पढ़ना पड़ेगा। पहले सेकंड को समझेंगे, फिर मिनट को बनाएंगे, मिनट से घंटे बनाएंगे, घंटे से मेरे प्यारे बच्चों दिन बनाएंगे, दिन से महीने बनाएंगे, महीने से साल बनाएंगे, साल से ब्रह्मांड वर्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रह्मांड वर्ष बनाएंगे। जब इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिस्टेमेटिकल सब्जेक्ट होगा, सिस्टेमेटिकल ज्योग्राफी होगी। और फादर ऑफ सिस्टेमेटिकल ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? सर इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। मेरे बच्चों ये इरेटोस्थनीज ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कौन सा शब्द दिया था? वो शब्द दिया था जिसे आज हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। जिस इंसान के मुंह से सबसे पहले ये भूगोल ज्योग्राफी वर्ड निकला था वो इंसान कोई और नहीं, इरेटोस्थनीज ही था। तो आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफी शब्द का नामकरण। ज्योग्राफी शब्द का नामकरण सबसे पहले। ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द का जो नामकरण है मेरे बच्चों वो सबसे पहले किसने किया था? आपको बोलना है सर वो कोई और नहीं, इरेटोस्थनीज था। ज्योग्राफी के साथ साथ एक और शब्द बच्चों इसने इस्तेमाल किया था, ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल करने वाला विद्वान बच्चों कोई और नहीं, इरेटोस्थनीज ही था। इसने एक और बड़ा काम किया था, इसने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था, रेडियस ऑफ अर्थ।
पृथ्वी की त्रिज्या या रेडियस ऑफ अर्थ को बच्चों सबसे पहले मापा किसने था? इसी ने मापा था और माप कर बताई थी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर, या हम 6371 भी बोल देते हैं, इतनी है। बच्चों देखिएगा कितने शानदार काम किए हैं इराटोस्थनीज ने। यदि पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास ना होती तो ना तो हम पृथ्वी का एरिया निकाल पाते, ना हम पृथ्वी की सरकमफ्रेंस निकाल पाते। तो एरिया और सरकमफ्रेंस हमें तभी मिला होगा जब हमें आर मिला होगा, और इस आर को देने का काम किसने किया? इराटोस्थनीज ने किया। अब ये जो ज्योग्राफी शब्द इसने बनाया है, इसके लिए इसने कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं की बच्चों। इसने देखा कौन सी पुस्तक के टाइटल को? हिकेटियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक के टाइटल को, जिसका नाम है जस पीरियडस। लेकिन जस पीरियडस शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी का वर्णन। तो बच्चों ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसका अर्थ भी तो क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। तो ये जो जस पीरियडस शब्द हिकेटियस ने इस पुस्तक के टाइटल के रूप में दिया था, इस शब्द को लेने में ये जो दुनिया है ये डिफिकल्टी फील कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा वर्ड है। और इसी अटपटे वर्ड को एक आसान वर्ड में कन्वर्ट कर दिया किसने? इराटोस्थनीज ने। और इस जस पीरियडस शब्द का आसान सा ये वर्ड है ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। दोनों शब्दों का सेम मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या है? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ज्योग्राफी का जन्म हो चुका है, और ज्योग्राफी का जन्म हुआ है हिकेटियस से। हिकेटियस के बाद दूसरा विद्वान आया है इराटोस्थनीज। अब ज्योग्राफी जो है वो आगे बढ़ेगा, और ये सब्जेक्ट धीरे धीरे जब आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर और बहुत सारे लोगों ने एंट्री की, बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरी की, खोज की, और धीरे धीरे उन्हीं लोगों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक समझने का सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट जब समझने का होता है तो उसको समझाने के लिए कोई ना कोई चीज़ बनानी होती है, क्योंकि किसी दूसरे आदमी को समझाना है तो बच्चों उसको कोई ना कोई चीज आंखों के सामने लेके आनी पड़ेगी, जिसको दिखा दिखा के अच्छे तरीके से उसके बारे में हम बातें उसे समझा सकते हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो जमीन और पानी है, इस जमीन और पानी वाले भाग को अच्छे तरीके से समझाने के लिए बच्चों इनको दर्शाया जाना उचित समझा, और इनको दर्शाने के लिए फिर क्या बनाया गया? मानचित्र बनाया गया। तो सबसे पहले इस विषय के अंदर पृथ्वी के ऊपर जमीन और पानी दर्शाने के लिए एक इंसान जिसका नाम है अनेक्जिमेंडर, उसके द्वारा बनाया गया मानचित्र। क्या बनाया गया? मानचित्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतना आप नोट कर चुके होंगे उम्मीद करता हूं। मानचित्र, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैप बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया? फर्स्ट मैप ऑफ अर्थ। पृथ्वी का सबसे पहला मानचित्र। बच्चों पृथ्वी का जो सबसे पहला मानचित्र बनाने वाला इंसान था वो कोई और नहीं, यूनान का ही रहने वाला था। नाम है अनेक्जिमेंडर। नाम है अनेक्जिमेंडर। ठीक है, और अनेक्जिमेंडर ने जब सबसे पहला मानचित्र बनाया पृथ्वी का, तो इसे बच्चों लोगों ने बोला फादर ऑफ मैप। फादर ऑफ मैप। तो फादर ऑफ मैप की जो संज्ञा दी जाती है वो अनेक्जिमेंडर को दी जाती है। अनेक्जिमेंडर भी कहाँ का रहने वाला था? सर ये भी एक यूनानी विद्वान था। अभी तक मैंने 3 इंसानों के नाम लिए हैं, तीनों के तीनों यूनान के हैं, और जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी है, जिसे हिंदी में भूगोल बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि इस भूगोल विषय की देन कहाँ के लोगों के द्वारा की गई, या ये भूगोल विषय कहाँ के लोगों की देन है, तो आपको बोलना है ये यूनान वासियों की देन है। कहाँ की देन है? यूनान वासियों की देन है। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो अनेक्जिमेंडर है, इन्होंने जब पृथ्वी का पहला मानचित्र बनाया तो सीधी सी बात है
कि उस मानचित्र की कोई ना कोई आकृति भी आई होगी, कोई ना कोई शेप भी आई होगी। जब इसने पृथ्वी का पहला फोटो बनाया, मानचित्र बनाया, तो वो फोटो लोगों की आंखों के सामने भी आया होगा। और जब लोगों की आंखों के सामने वो फोटो आता है तो उस फोटो की शेप ऐसे आती है, ऐसे। और मेरे बच्चों ऐसी जो शेप होती है उसे आप मैथ के अंदर रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों इस आकृति को देखकर एनेक्सीमेंडर ही वो इंसान था जिसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी की जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, ज्यादा है। पृथ्वी की जो लंबाई है मेरे बच्चों, वो चौड़ाई से क्या है, ज्यादा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, इस बात का वर्णन करने वाला इंसान कौन था? तो आप बोलेंगे एनेक्सीमेंडर था। अब एनेक्सीमेंडर ने कैसे बताया? एनेक्सीमेंडर ने मानचित्र बनाया। मानचित्र जब लोगों की आंखों के सामने आया तो पृथ्वी को लंबा ज्यादा दिखाया गया था, चौड़ा कम दिखाया गया था। तो पृथ्वी की जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज्यादा है। मेरे बच्चों एनेक्सीमेंडर ने और क्या काम किया? एनेक्सीमेंडर ने एक और जबरदस्त बात बताई। एनेक्सीमेंडर ने बोला कि यदि आप पृथ्वी के ऊपर रहते हो और आपके पास कोई घड़ी वगैरह नहीं है समय देखने के लिए, तो पृथ्वी के लिए घड़ी का जो काम करेगा ना, आपको जो समय प्राप्त होता रहेगा ना, वो किससे? वो सूर्य से। तो पृथ्वी के लिए घड़ी का कार्य कौन करता है? सूर्य करता है। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी के लिए घड़ी का कार्य कौन करता है? सूर्य करता है। पृथ्वी के लिए घड़ी का कार्य कौन करता है मेरे बच्चों? सूर्य करता है। और इस बात की जानकारी किसने दी थी? एनेक्सीमेंडर ने, ठीक है। ये तो हमने अपने बड़े बूढ़े को भी देखा है कि अपने बड़े बूढ़े लोग जो खेतों में भैंसों को चराने के लिए जाते थे, उनके पास कोई घड़ी नहीं होती थी, लेकिन जब भी उनके खाने का टाइम होता था तो प्यारे बच्चों वो अपने आप अपने उस इलाके में आ जाते थे जहां पर उनका खाना रखा होता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिना घड़ी होते हुए भी वो सूर्य को घूमता हुआ देखते थे। और गर्मियों के अंदर जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा, लंबवत होगा, तो बच्चों ये गर्मियों के अंदर दिन के 12 बजने की निशानी होती है, पहचान होती है। तो गर्मियों के अंदर दिन के 12 बजने का मतलब है कि सूर्य आपके परपेंडिकुलर होगा। और जब सूर्य मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ता था तो वो लोग 12 से आगे के समय का आइडिया लगा लिया करते थे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को भी बोलता हूं कि आप किसी एक कमरे में बैठे हुए हो गर्मियों के अंदर, ठीक है, और बच्चों उस कमरे के अंदर कोई भी दीवार घड़ी नहीं है, कोई भी आपके पास समय देखने का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो आप कई देर बैठे रहते हो, फिर आपके ध्यान आता है कि काफी टाइम हो चुका है बैठे हुए, कितना समय हुआ होगा। तो मेरे बच्चों कमरे में बैठे बैठे तो तुम आइडिया नहीं लगाते होगे, जब भी आपको समय का आइडिया लगाना होगा कमरे से बाहर निकल के आप देखते हो। क्यों? क्योंकि कमरे से जब आप बाहर निकलोगे वो प्रकाश आएगा, उस प्रकाश के आधार पे आप अपनी परछाई को देखोगे, और यदि आपको अपनी परछाई के साथ एंगल को कैलकुलेट करना आता होगा तो आप समय का भी आइडिया लगा लोगे कि सूर्य जो पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो वो कहां तक पहुंचा है, तो घड़ी के अंदर ये जो सुई होगी ये कहां तक पहुंची होगी। तो ये तमाम बातें सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताई थी, जिसके चलते अपने बड़े बूढ़े लोगों ने भी बच्चों समय कैलकुलेट किया है, वो कोई और नहीं, वो यूनान का रहने वाला एनेक्सीमेंडर था, जिसने पृथ्वी का सबसे पहले क्या बनाया था? मानचित्र भी बनाया था। क्या बनाया था? मानचित्र भी बनाया था। यहां तक बातें समझ में आई होंगी? बिल्कुल सर। बेसिक बेसिक बातें हैं, बाकी बहुत मजा आएगा तुम्हें ज्योग्राफी में, ठीक है। बाकी तुम्हें बहुत मजा आएगा ज्योग्राफी पढ़ के, टेंशन मत लेना, है ना। हाँ, हर बातें सीखेंगे, कोई भी मुश्किल चीज नहीं होती है, बस आप लोगों के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, बाकी इंटरेस्ट सामने वाला अपने आप बना लेगा, ठीक है। तो तुम्हें 10-15 क्लास जो है बेटर एनरोल ऐप के ऊपर मेरे साथ लगातार लाइव आके अटेंड करनी है। उसके बाद 17, 18, 19 और 40-50 जो क्लास हैं वो प्यारे बच्चों तुम्हारा छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि 10-15 क्लास में अपने आप तुम्हारे अंदर दिमाग में क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाए
जाएंगे। सीखने के लिए क्वेश्चन उठना बड़ा जरूरी है। यदि क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं इसका मतलब हम रट्टे लगा रहे हैं, और रट्टा लगाना बच्चों सीखना नहीं कहलाता, ध्यान रखेंगे। सीखने का मतलब है खुद के दिमाग से नई नई क्रिएटिविटी करना, कुछ नए नए क्वेश्चनों को जन्म देना, और कुछ नए नए क्वेश्चन आपका दिमाग जब जन्म देगा तभी जाके इतने बड़े कंपटीशन को हम आसानी से क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, पार कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। मानचित्र से हमने जमीन और पानियों को तो दर्शा दिया, ठीक है, जमीन और पानी को तो हमने मानचित्र के ऊपर दर्शा दिया, लेकिन हम पृथ्वी को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए, क्योंकि पृथ्वी जो है बच्चों वो मानचित्र के जैसी थोड़ी दिखती है। पृथ्वी की तो आकृति एलिप्टिकल है, जियोड है, अंडे के जैसी है, सेब के जैसी है, नारंगी है, नाशपाती के जैसी है, कई लोगों ने गोल भी बताया है। ठीक है, तो मेरे बच्चों इस पृथ्वी को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने पृथ्वी के जैसी ही एक वस्तु बनाई, और पृथ्वी के जैसी उस वस्तु का जो नाम है वो है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। पृथ्वी के जैसी उस वस्तु का नाम क्या है मेरे बच्चों? सर ग्लोब है। तो आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का जो पहला ग्लोब है वो किसने बनाया? फर्स्ट ग्लोब ऑफ अर्थ। तो मेरे बच्चों पृथ्वी का जो पहला ग्लोब था ये बनाया मार्टिन बेहम ने। मार्टिन बेहम ने। और मार्टिन बेहम कहाँ के रहने वाले थे? सर जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, मार्टिन बेहम ने जो ये ग्लोब बनाया मेरे बच्चों ये बनाया कब था? ये 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी। एडी। एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता, हम हरियाणा वाले इसे आफ्टर डेथ बोलते हैं। ये एनो डोमिनी होता है। एनो डोमिनी का मतलब है ईसा का जन्म। ठीक है, ईसा के जन्म से ही हमने वर्षों को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। जिस कैलेंडर का आप यूज करते हो उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में हम 2022 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ईसा मसीह का जन्म आज से 2022 वर्ष पहले हुआ था, इसी को एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका निर्माण किया गया ग्लोब का 1492 ईस्वी में। इस 1492 से बच्चों और भी क्वेश्चन अपने ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी का पहला ग्लोब कब बना? 1492 में। किसने बनाया? मार्टिन बेहम ने बनाया। मार्टिन बेहम ने जब पहला ग्लोब बनाया तो इस मार्टिन बेहम को क्या बोल देंगे? फादर ऑफ ग्लोब बोल देंगे, ग्लोब का पिता बोल देंगे। फादर ऑफ ग्लोब बोल देंगे। ठीक है बच्चों, और इस 1492 से क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे एचएसएससी में ही कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस के द्वारा कब की गई थी? अमेरिका की खोज तो सभी को पता है बच्चों, जब अमेरिका की खोज की गई थी तो साथ में वेस्ट इंडीज को भी खोजा गया था। तो अमेरिका व वेस्ट इंडीज की समुद्री खोज किसके द्वारा? सर कोलंबस के द्वारा। (1492) में ही की गई थी। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का जब पहला ग्लोब बनाया है मार्टिन बेहम ने 1492 ईस्वी में और फादर ऑफ ग्लोब हमने मार्टिन बेहम को बोला, तो इस ग्लोब को भी कोई ना कोई आकृति दी होगी, इसकी भी तो कोई ना कोई शेप आई होगी। बिल्कुल आई होगी सर। तो आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का जो पहला ग्लोब था उसकी आकृति कैसी थी, तो आपको बोलना है कि उसकी आकृति सेब के जैसी थी, लाइक ए एप्पल। पृथ्वी का पहला ग्लोब कैसा था? सेब के जैसा था। मेरे बच्चों, आपसे मैं पूछूं कि इसने सेब को ही क्यों चुना ग्लोब बनाने के लिए? क्या ये सेब ज्यादा खाता था, या सेब इसको ज्यादा अच्छे लगते थे मार्टिन बेहम को कि इसने सेब जैसा ग्लोब बना दिया? ऐसा कोई रीजन नहीं था। ठीक है, फिर क्या था रीजन? अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं ना, अच्छी खासी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट है सीखने का। ठीक है, आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट लास्ट तक बना रहना चाहिए। और सीईटी कब होगा?
इसके बारे में तो सही बताऊं किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन जब सीईटी हो तुम्हारा वो सीईटी क्रैक होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले वाले पेपर भी प्यारे बच्चों हुए हैं लेकिन अपने क्लियर नहीं हुए, ठीक है। तो इस पेपर में भी अपना ऐसा ही असर ना हो कि हम पेपर तक यही पूछते रहें कि कब होगा कब होगा कब होगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बच्चों पेपर लेते ही अगले दिन फिर नई वैकेंसी निकाल देगी और उसके बाद तुम्हें फिर और मौके मिल जाएंगे। तो नौकरी लगने के लिए मौके कई बार लोगों को मिलते भी नहीं है। आप कम से कम वो सौभाग्यशाली बच्चे तो हो कि आपको नौकरी लगने का मौका मिल रहा है, आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। नौकरी में थोड़ा सा डिले हो रहा है, पेपर थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों की मेरे बच्चों तैयारी नहीं है, ठीक है। अभी तक आप लोगों की तैयारी नहीं है और वैकेंसी बहुत कम है, बच्चे बहुत ज्यादा है इस कंपटीशन के अंदर। तो आप लोगों को करना क्या है कि जब तक पेपर ना हो बाकी सारी की सारी फालतू चीजों को छोड़ के अच्छे तरीके से अपने जो कंटेंट है उसके ऊपर ध्यान देना है। पेपर तो एक दिन होना ही है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। पेपर तो एक दिन होना ही है और उस पेपर होने के बाद एक दिन रिजल्ट आना भी है, लेकिन उस रिजल्ट आने वाले दिन हमें पछताना ना पड़े इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंबे समय तक अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये शिक्षा कि परचून की दुकान पे मिलती हो कि आपके पास पैसे हैं और आज पेपर की डेट आई तो कल मैं परचून की जाके दुकान पे ले आया कि मेरे को ज्योग्राफी दे दो और दिमाग में सेट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये ज्योग्राफी 3 से 4 महीने कड़ी मेहनत के बाद आएगी, ये पॉलिटी 3 से 4 महीने कड़ी मेहनत के बाद आएगी, ये इकोनॉमिक्स 3 से 4 महीने कड़ी मेहनत के बाद आएगी, ये मैथमेटिक्स 6 से 7 महीने कड़ी मेहनत के बाद आएगा, इंग्लिश 6 से 7 महीने कड़ी मेहनत के बाद, हरियाणा जी के 4 से 5 महीने। तो कम से कम 5 से 6 महीने लगातार आपको बाकी बच्चों से कट के एक रूम के अंदर बैठ के लगातार पढ़ना है। तो 5 से 6 महीने क्या अपनी जिंदगी के लिए हम इतना नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपनी जिंदगी को संवारने के लिए क्या 5 से 6 महीने बाकी दुनिया से नहीं कर सकते? क्या हम फेसबुक यूज करना नहीं छोड़ सकते हैं? क्या हम इंस्टाग्राम यूज करना नहीं छोड़ सकते हैं? क्या हम प्यारे बच्चों बाकी जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनको अपनी जिंदगी संवारने के लिए 4 से 5 महीने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं। तो बच्चों छोड़ दीजिएगा और 5 से 6 महीने लगातार मेहनत कीजिएगा हमारे साथ। ये जो टीम आपको प्रोवाइड करवाई गई है 799 799 रुपये है ना। बच्चे बोलते हैं कि सर 799 भी ज़्यादा है। मेरे बच्चों ज़्यादा तो फिर 5 रुपये भी होंगे, 10 रुपये भी होंगे, 20 रुपये भी होंगे, लेकिन जो टीम आपको प्रोवाइड करवाई गई है उस टीम को देखते हुए ये 799 कुछ भी नहीं है। यही टीम ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो 14,000 10,000 रुपए बच्चों कोर्स के लेती थी और इतना कंटेंट ऑफलाइन में हम नहीं पढ़ाते थे। हमारी मजबूरी होती है ऑफलाइन के अंदर हम इतना कंटेंट नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ऑनलाइन में हमारी कोई मजबूरी नहीं है। ऑनलाइन में हमारा मकसद एक ही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम सिखा के जाएं। क्या करके जाएं? सिखा के जाएं। तो 700 रुपये घर में बैठ के रजाई में यदि ये भी तुम्हें ज्यादा लगते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों फिर हम नौकरी का सपना क्यों देख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया ना। तो सीधी सी बात है कि अच्छी शिक्षा लेने के लिए भाई साहब आज का जो कलयुग का टाइम है, कलयुग ही बोलूंगा। पहले तो शिक्षा फ्री में होती थी, पहले शिक्षा फ्री में होती थी तो शिष्य भी बड़े खतरनाक होते थे, अपने गुरुओं के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते थे, ध्यान रखेंगे ना। तो आज की मैं बात करूं तो आज प्यारे बच्चों वो गुरु जो है वो फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, तो आजकल वाले जो शिष्य है ना वो गुणगान भी नहीं करते हैं। तो शिष्य भी बदल चुका है और गुरु भी बदल चुका है। तो जो बदला हुआ समय है कलयुग उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च कर लिया करो, एक दो जींस जो है वो कम खरीद लो, एक दो जो टॉप है लड़कियां वो कम खरीद लो, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। मोबाइल का कवर है वो थोड़ा सा पुराना चलने दो। क्यों? क्योंकि मोबाइल का जो कवर ही कवर नहीं पूरा मोबाइल बदल जाएगा यदि तुम नौकरी ले लोगे तो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर कि आप शिक्षा को लेकर कितने सचेत हैं, शिक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा इसने सेब के जैसा ग्लोब कैसे बनाया, क्या इसके पीछे कहानी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मैंने एक ये सर्कल खींचा और एक मैंने ये सर्कल खींचा। मेरे बच्चों मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इन दोनों सर्कल में से गोल कौन सा है। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला गोल है, कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला गोल है, और बच्चों मैं बोलता हूं कि इन दोनों में से कोई सा गोल नहीं है, ठीक है। क्यों गोल नहीं है? क्योंकि किसी भी आकृति को आंखों से देखकर वो पूर्ण रूप से गोल है ये कभी भी हम नहीं बता पाएंगे। तो सर हम कैसे बता पाएंगे? हमें उसके डायमीटर पढ़ने होंगे, हमें इस गोल शब्द की डेफिनेशन को जानना होगा। मेरे बच्चों ये जो गोल शब्द होता है ना, हर शब्द की एक परिभाषा होती है, हर शब्द की एक परिभाषा होती है, लेकिन हम बिना परिभाषा बिना डेफिनेशन को जाने हुए पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ाई परेशान करती है, ठीक है। तो ये जो गोल शब्द है
इस गोल शब्द की क्या डेफिनेशन होगी बच्चों? गोल शब्द वो होता है, गोल वो आकृति होगी जिसके सारे के सारे डायमीटर क्या होंगे? बराबर होंगे। और वो डायमीटर कहाँ से गुजरने चाहिए? वो डायमीटर गुजरने चाहिए मेरे बच्चों सेंटर से। यदि इन डायमीटर के अंदर पॉइंट का भी अंतर है तो वो चीज कभी भी पूर्ण रूप से गोल नहीं हो सकती है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि फुटबॉल कैसी है, तो सारे बच्चे चिल्लाएंगे कि सर गोल है, गोल है। मेरे बच्चों, क्या आपने फुटबॉल के डायमीटर को पढ़ा है? मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि सर डायमीटर तो नहीं पढ़े। जब डायमीटर नहीं पढ़े तो आप कैसे बोल सकते हो कि फुटबॉल गोल है? लेकिन आप बोल सकते हो कि वो गोल जैसा है। ध्यान रखेंगे ना। तो बच्चों वही चीज होना और उसके जैसा होना, दोनों बातों में डिफरेंस है। फुटबॉल गोल जैसी होती है, अंडा जो है वो हमें अंडाकार या गोल जैसा नजर आता है। संतरा जो है बच्चों वो गोलाकार हमें नजर आता है, वो गोल जैसा है, वो गोल नहीं है। क्योंकि गोल ठहराने के लिए हमें उसके डायमीटर पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, और हमने डायमीटर किसी के पढ़े नहीं है। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो किक मार मार के उसके सारे डायमीटर तो हम वैसे ही बिगाड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम बोल सकते हैं फुटबॉल गोल होगी? नहीं होगी फुटबॉल गोल। ध्यान रखेंगे। तो ये गोल शब्द की डेफिनेशन होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि गोल आपके समझ में आ चुका है? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो ये मार्टिन बेहम जब बच्चों ग्लोब बना रहा था, ये मार्टिन बेहम जब ग्लोब बना रहा था उस समय पृथ्वी के डायमीटर का अध्ययन किया जा चुका था। यदि हम ये पृथ्वी बोलते हैं, यदि हम इस सर्कल को पृथ्वी लेते हैं, तो मेरे बच्चों इस पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई ये रेखा जो होगी ना, इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं सर? भूमध्य रेखा। भू का मतलब होता है पृथ्वी। जहां पर भी ये भू शब्द आपको नजर आए, इसका मतलब पृथ्वी की बात हो रही है। मध्य का मतलब होता है बीचों बीच। तो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच हॉरिजॉन्टल तरीके से खींची गई एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। इसी भूमध्य रेखा को बच्चों एक और नाम दे दिया गया, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। यहां हम इंग्लिश में इसे बोल देते हैं इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन? हम इसे बोल देते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है। या मेरे बच्चों हम इसको एंगल के आधार पे वैल्यू दें तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल रेखा के ये 4 नाम हैं जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा क्यों बोला? समझ में आ चुका है। विषुवत रेखा इसको क्यों बोलना पड़ा? जब भूमध्य रेखा से ही काम चल जाता तो इसको एक नाम और दिया गया है, तो इसका मतलब इसने कोई ना कोई और खास बात है, और कोई ना कोई और खास बात है तभी तो मेरे प्यारे बच्चों इसको एक नाम और मिला है। ठीक है। जैसे कुलदीप नाम के जितने भी लड़के होंगे ना, तो बच्चों 99% चांस होंगे कि उनका रंग सांवला होगा। क्या होगा? सांवला होगा। तो कुलदीप नाम के लड़कों को हम काला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी विशेषता क्या है? सांवला कलर। कौन सा कलर? सांवला। तो दूसरा नाम तभी तो रखा जाता है जब उसके अंदर कोई ना कोई खास बात हो। तो भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों विषु जो होती है ना, ये जो आगे शब्द आया है विषु, ये एक घटना का नाम है। ठीक है। ये जो विषु है ये एक घटना का नाम है, और विषु नाम की जो घटना है इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। विषु नाम की घटना, इसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है। और इक्विनॉक्स का मतलब पता है क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है मेरे बच्चों पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि का बराबर पाया जाना। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, दिन व रात की अवधि का बराबर पाया जाना क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स कहलाता है। और ऐसे 2 दिन आप लोगों ने सुने होंगे, एक 23 मार्च होता है। ठीक है। एक 21 मार्च होता है और एक 23 सितंबर होता है। एक 21 मार्च होता है और एक 23 सितंबर होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि इक्विनॉक्स की घटना इस पृथ्वी के ऊपर कब होती है, तो ये घटना होती है 2 दिन। एक तो 21 मार्च को
और एक अपने हरियाणा का जो वीर शहीदी दिवस आता है 23 सितंबर को। तो इस मार्च और सितंबर के महीने में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है इस पृथ्वी के ऊपर। दिन और रात की अवधि बराबर होती है, प्रकाश और अंधेरा बिल्कुल 50-50 रहता है, ठीक है। और ये जो घटना होती है ये भूमध्य रेखा पे होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर यह घटना होने के कारण इस रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये रेखा है तो ये एक सर्कल के अंदर डायमीटर का भी काम करेगी, और सर्कल के अंदर जब ये डायमीटर का काम करेगी तो मेरे बच्चों ये जो डायमीटर है ये 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर है, और 12,756 किलोमीटर ये कौन सा व्यास हो जाएगा? विषुवत रेखीय व्यास हो जाएगा, इक्वेटर डायमीटर हो जाएगा। ये आपका विषुवत रेखीय व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारा विषुवत रेखीय व्यास है, तो ये हमारा कौन सा डायमीटर होगा सर्कल के अंदर? इस डायमीटर को बोलते हैं मेरे बच्चों ध्रुवीय व्यास, या इंग्लिश में बोल देंगे पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर। और आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, आप बोलेंगे 12,714। 12,714 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 12,756 और ये 12,714, तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको दो डायमीटर पढ़ाए। दोनों डायमीटर के अंदर ही कितने किलोमीटर का डिफरेंस है सर? 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। 42 किलोमीटर का सर डिफरेंस है। तो क्या पृथ्वी गोल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती सर। ना तो पृथ्वी पहले गोल थी, ना आज गोल है, ना भविष्य में गोल होगी। क्यों नहीं होगी? पृथ्वी गोल क्यों नहीं है? तो आपसे कोई ये बात पूछ ले तो तुम बोलोगे कि पृथ्वी के डायमीटर ही बराबर नहीं है। पृथ्वी का इक्वेटर डायमीटर पोलर डायमीटर से 42 किलोमीटर ज्यादा है। जब डायमीटर बराबर नहीं है तो वो वस्तु कभी भी गोल नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? गोल नहीं हो सकती है। इस पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले गोल मान के जरूर किया गया। पाइथागोरस ने ही सबसे पहले बताया था, जो एक साइंटिस्ट रहे, जिसके आधार पे आप मैथ्स के अंदर भी एक प्रीमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रीमेय जिसे आप बोलते होंगे। मेरे बच्चों, इस पाइथागोरस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन आगे चल के जब इसके डायमीटर का अध्ययन किया गया तो पता चलता है कि पृथ्वी के डायमीटर में ही बच्चों बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज कभी गोल हो नहीं सकती है, ठीक है। तो गोल नहीं हो सकती है, फिर ये कैसी होगी? बच्चों देखिएगा, जहां से डायमीटर कम होगा, जहां से किसी भी वस्तु का डायमीटर कम होगा, वहीं से वो चीज क्या है? बैठ जाती है। बैठ जाती है, ठीक है। अब कोई भी आप मान के चलिएगा फुटबॉल लेते हैं, है ना, और फुटबॉल आपको गोल जैसी नजर आती है, तो आपका मन करता है कि मैं इस फुटबॉल के एक मुक्का दे मारूं। और यदि जहां पर आपने फुटबॉल के मुक्का दे मारा होगा, जहां से फुटबॉल बैठ गई होगी, तो फुटबॉल बैठने का मतलब है कि फुटबॉल के डायमीटर बैठ गए हैं, ठीक है। और जहां पर फुटबॉल के डायमीटर डिस्टर्ब होंगे, वहीं से वो चीज चपटा होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? चपटा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब पृथ्वी का ये ध्रुवीय व्यास क्या है? कम है, तो पृथ्वी जो है ना ऊपर से गोल नहीं है, बल्कि थोड़ी सी अंदर की ओर आ रही होती है, ऐसे थोड़ी सी अंदर की ओर आ रही होती है, ठीक है। जैसे आपने सेब देखी होगी, सेब भी सेम ऐसे ही होती है। सेब आपने अभी तक खाया खाया होगा। आज एक सेब खरीद के ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे ना, ऊपर से आपको ऐसे नजर आएगा सेब, ठीक है, ऐसे नजर आएगा। तो बच्चों, सेब का जो ये वाला डायमीटर होता है ना, ऊपर वाला जो डायमीटर होता है, वो पृथ्वी के डायमीटर की तरह कम होता है। कौन से डायमीटर से? इस डायमीटर से, ठीक है। तो सेब का जो ये डायमीटर होगा ये ज्यादा होता है इस डायमीटर से, सेम हमारी पृथ्वी की तरह। तो सेब ऊपर और नीचे से क्या होता है? फ्लैट होता है, चपटा होता है। जब सेब ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है, तभी तो रेडी वाला मेरे बच्चों एक सेब के ऊपर दूसरी सेब, दूसरी के ऊपर तीसरी सेब, तीसरी के ऊपर चौथी सेब, इस प्रकार से सेब की एक लेयर बना के रखता है। सेब की इस प्रकार से एक लेयर बना के रखता है, और आराम से गाने गाता हुआ बच्चों सड़क के ऊपर अपनी रेडी को दौड़ाता हुआ लेके जाता है। सेब नहीं गिरते, क्यों? क्योंकि बच्चों वो चीज कभी नहीं गिरेगी जिसको टिकने के लिए फ्लैट जगह मिल जाती है ना। तो जिस प्रकार से सेब के डायमीटर हैं, ऐसे ही हमारे पृथ्वी के डायमीटर हैं। तो हमारी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कम है, तो मेरे बच्चों अपनी जो पृथ्वी है वो चपटी दिखाई देती है। कहां से? सब ध्रुवों से। पृथ्वी जो है बच्चों वो चपटी दिखाई देती है
कहाँ से? ध्रुवों से मेरे बच्चों पृथ्वी हमें चपटी दिखाई देती है। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक सा ये सेशन था, बेसिक बातों को लेके। लेकिन इन्हीं बातों से आपसे एचएसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि पृथ्वी की आकृति कौन सी है, पृथ्वी के ऊपर दिन और रात की अवधि किन दो दिनों को बराबर होती है? तो आप बोलेंगे 21 मार्च 23 सितंबर। वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस ने कल रख के पेपर में पूछा गया था, कब की गई थी? 1492 में की गई थी। फादर ऑफ मैप किसे कहते हैं? अनेक्जिमेंडर को। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोलते हैं? हिकेटियस को। पृथ्वी का वर्णन करने के लिए सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी गई? जसप्रियडस पुस्तक। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लिखी गई। फादर ऑफ ग्लोब किसे बोलते हैं? मार्टिन बेहम को। मार्टिन बेहम कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कब बनाया था भाई साहब ने ग्लोब? 1492 में बनाया था। किस प्रकार की आकृति का बनाया था ग्लोब? सेब की आकृति का बनाया था। पृथ्वी का इक्वेटर डायमीटर पोलर डायमीटर से कितने किलोमीटर ज्यादा है? 42 किलोमीटर ज्यादा है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? आप बोलेंगे लाइक के एप्पल है, सेब के जैसी है। बच्चों आपसे पूछ लिया जाएगा आगे चल के कि पृथ्वी के लिए घड़ी का काम सूर्य करता है, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है। इन बातों का वर्णन सबसे पहले कौन से विद्वान ने किया? तुम बोलोगे अनेक्जिमेंडर ने। और इस खूबसूरत विषय ज्योग्राफी की जो आज हमने शुरुआत की है, ये खूबसूरत विषय ज्योग्राफी कहाँ के लोगों की देन है? तो आप बोलेंगे यूनान वासियों की देन है। कहाँ की देन है? यूनान वासियों की देन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। बाकी हम मिलेंगे मेरे बच्चों कल की क्लास में। तो आप लोग लगातार लाइव जुड़े रहिएगा। और इस बैच के अंदर मैं डील करने वाला हूं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के साथ। तो स्टैटिक जीके का भी ज़बरदस्त और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। और इसी कंटेंट को आप प्यारे बच्चों फॉलो करते हुए अब की बार ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने बेटर एनरोल ऐप पे। थैंक यू।